हेलो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड सेशन में हम डिस्कशन करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोलिसिस के मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करा था और हमने बात करी थी कि वैद्युत अपघटन का विस्तृत अध्ययन फैराडे द्वारा किया गया था। तो फैराडे ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे दो नियम दिए, जिन्हें उन्हीं के नाम के बेसिस पे फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है। तो हम बात करते हैं इन्हीं दो नियमों के बारे में। पहले हम डिस्कस करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडे का प्रथम नियम। यह नियम क्या कहता है? वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड, कैथोड अथवा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड, इट मे बी कैथोड और एनोड, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस में आपको ध्यान होगा तो जो आयंस थे सोल्यूशन के अंदर वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे थे। जो मेरे पास रिनाइन है, नेगेटिव आयंस थे, वो कैथोड वो जा रहे थे एनोड की ओर, और जो थे हमारे पास पॉजिटिव आयंस वो जा रहे थे कैथोड की ओर। तो जो है वहाँ पे ये पदार्थ कितनी मात्रा में लिबरेट होंगे, कितनी मात्रा में निक्षेपित होंगे, ये डिपेंड करेगा कि जो विद्युत की मात्रा कितनी है, चार्ज कितना उसमें से पास किया गया है। मैथमेटिकली इसे हम लिख सकते हैं W इज प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे W, स्मॉल w जो है वो मुक्त हुए पदार्थ की ग्रामों में मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Q, कैपिटल Q विलयन में प्रवाहित हुई विद्युत की मात्रा जो कि कूलॉम में ली गई है। और हम जानते हैं कि विद्युत की मात्रा जो है वो विद्युत धारा की मात्रा और समय की मल्टीप्लिकेशन होती है। Q इज इक्वल टू IT। तो अगर मैं Q को रिप्लेस कर दूं IT से, तो आई कैन राइट W इज प्रोपोर्शनल टू IT, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट Z यूज़ कर रहे हैं, तो इट्स W इज इक्वल टू ZIT। यहाँ पे Z क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम है एकत्रित हुए पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब हम इस Z को डिफाइन करते हैं, तो इसी इक्वेशन जो उसकी डिफाइनिंग इक्वेशन आई है, जहाँ से Z इंट्रोड्यूस किया है हमने, वहीं से डेफिनेशन लिखते हैं फिजिकल कांस्टेंट्स की। तो अगर मैं I की वैल्यू 1 पुट कर दूं, I आपको पता है विद्युत धारा की मात्रा एम्पियर में होती है, तो अगर I 1 एम्पियर हो और टाइम समय 1 सेकेंड हो, तो W इज इक्वल टू Z। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बन गई कि किसी पदार्थ में एक कूलम का मतलब हो गया 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड के लिए अगर प्रवाहित किए जाए तो उस मात्रा को कहते हैं 1 कूलम। तो अगर क्योंकि अगर हम Q की भाषा में बोले तो इट विल बी Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो जब किसी पदार्थ के विलयन में 1 कूलम विद्युत धारा का प्रवाह से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं फैराडेज के सेकेंड लॉ की। तो फैराडे के सेकेंड लॉ क्या कहता है? यहाँ हमने ऊपर फैराडे का फर्स्ट लॉ सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस करा था, एक सिंगल सेल के ऊपर था। फैराडे का सेकेंड लॉ जो है वो जब हमारे पास एक से अधिक सेल सीरीज में जुड़े होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो हम लागू करते हैं। जब एक से अधिक सेल सीरीज में जो है जुड़े होते हैं तो हम जो है वहाँ पे हर इलेक्ट्रोड के ऊपर कितनी मात्रा एकत्रित होगी उसको यहाँ पे डिटरमिन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है? जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं। द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय द पैसेज ऑफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स when the electric current means IT or Q remains the same। इसे हम लोग जो है वो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ मैंने 3 जो है सॉल्यूशंस को
3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को सीरीज में जोड़ा हुआ है। जब हमने इनको सीरीज में जोड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स ऑफ द बैटरी के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो जो है मेरे पास जब ये तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इन तीनों में से विद्युत की मात्रा समान प्रवाहित हो रही है, सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो पास हो रहा है। तो जो है अब जैसे हमने इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ा था, यहाँ भी सभी सेल्स में बिल्कुल उसी प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। सोडियम क्लोराइड सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस में टूट जाएगा, और कॉपर सल्फेट कॉपर आयंस सल्फेट आयंस में टूट जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम आयंस और क्लोराइड आयंस में टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मेटल आयंस हैं सोडियम कॉपर और एल्युमिनियम, ये सभी किधर जाएंगे? कैथोड की ओर जाएंगे। कैटायंस जो हैं वो किधर जाते हैं? कैथोड की ओर। और जो आयंस कैथोड की तरफ जाते हैं उन्हीं को ही कैटायन कहा जाता है। तो ये सभी कैटायंस जिधर जा रहे हैं वो होगा कैथोड, और एनायंस जिधर जाएंगे क्लोराइड आयंस सल्फेट आयंस और क्लोराइड आयंस वो होगा एनोड। तो यहाँ हमारा इंटरेस्ट क्या है कि अब इस एक्सपेरिमेंट में जब सभी सोल्यूशन सीरीज में है, सेम अमाउंट ऑफ धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये मेटल आयंस की कितनी मात्रा इनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर निक्षेपित होगी। तो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में पाया कि इन सब की जो मात्रा W है वो उनके इक्वलेंट वेट तुल्यांकी भार के समानुपाती थी, तुल्यांकी भार के समानुपाती थी। तो उसने इसको नियम का नाम दिया, मीन्स मैथमेटिकली इसको लिखा W इज प्रोपोर्शनल टू E। यहाँ पे E जो है कैपिटल E वो इक्वलेंट वेट तुल्यांकी भार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और W उसी तरह पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। तो इसको हम जो है जब मेरे पास एक से अधिक सोल्यूशन है, जैसे यहाँ पे सीरीज में है, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के इक्वेशन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2, और W टर्म्स को एक तरफ ले लें, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। अब यहाँ पे मैं W की वैल्यू फैराडे के फर्स्ट लॉ से प्रतिस्थापित कर देती हूँ, जो कि W इज इक्वल टू ZIT के बराबर है। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी Z1IT। अब यहाँ हमने I1 T1 नहीं लिखना, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं सभी सॉल्यूशंस, तो सभी में IT सेम है, Q और IT सेम है, एक्सपेरिमेंट ही यही है। तो इट्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? Z1IT अपॉन Z2I2IT इज इक्वल टू E1/E2। Z1 Z2 अलग अलग होंगे क्योंकि ये हर पदार्थ के अपने करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन बन गई Z1/Z2 इज इक्वल टू E1/E2। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो जिन पदार्थों का तुल्यांकी भार जितना अधिक होगा उनका जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी उतना ही अधिक होगा। तो Z इज प्रोपोर्शनल टू E। और प्रायोगिक रूप से ये देखा गया कि यदि हम इन वोल्टमीटर में से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में विद्युत धारा को इतनी देर तक प्रवाहित करें कि हर इलेक्ट्रोड पर एक जो है उसके तुल्यांकी भार के बराबर मात्रा जो है वो निक्षेपित हो जाए, तो हम ये एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि इस प्रक्रिया में हर विलियन में से 96485 कूलम विद्युत की मात्रा प्रवाहित होती गई है। और फैराडे के नाम पर इस विद्युत की इस मात्रा को एक फैराडे नाम दिया गया। इस इक्वेशन से भी हम देखें तो Z इज प्रोपोर्शनल टू E आ रहा है मेरे पास, और Z/E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो आती है वो आती है 96485 कूलम, जिसे राउंड ऑफ करके न्यूमेरिकल पर्पसेस में कई बार 96500 कूलम भी कहा जाता है, और इन शॉर्ट इसको एक फैराडे कहते हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन है कि किसी पदार्थ के विलयन में यदि 96485 कूलम अथवा एक फैराडे विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई उस पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी संहति के बराबर होती है। और यहाँ से आप फैराडे, जिसे F सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे भी आप F, और यू कैन राइट F इज इक्वल टू E/Z।
E/Z। तो F को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक भार को घोलने अथवा निक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये थे फैराडे के दोनों नियमों की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम फैराडे के लॉज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो कि आगे आपको कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगी, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।